अभी तक हमने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा एक्सेस डिमांड को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका दूसरा पार्ट आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो है हम डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं। यानी इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़े हैं, चाहे वो बैंक रेट है, चाहे वो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, या फिर CRR है, या फिर चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है, मोल प्रेशर इज रिजल्टेड बाय द RBI, या डेट राशनिंग, डेट एक्शन है, या क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनका प्रयोग करके हम कैसे डेफिशिएंट डिमांड को जो वो ठीक कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जब डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति होती है, यानी इकॉनमी में जो वो डिफ्लेशनरी स्थिति होती है, तो इस स्थिति में सरकार जो है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि एक्सेस डिमांड की स्थिति में जो है वो एक्सेस डिमांड की स्थिति में डियर मनी पॉलिसी जो उसको यूज़ किया था। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि कौन सी स्थिति है, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है या डिफ्लेशनरी स्थिति है। तो इस स्थिति में जो है वो RBI या सेंट्रल बैंक जो वो चीप मनी पॉलिसी जो है उसका प्रयोग करके जो है वो डेफिशिएंट डिमांड या फिर प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशनरी गैप की स्थिति जो है उसको जो वो ठीक कर लेती है। इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि पहला जो टॉपिक उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सेस डिमांड में, वो था बैंक रेट। ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें हमने बैंक रेट को बढ़ाया था एक्सेस डिमांड की स्थिति में। इसमें बैंक रेट और जो रेपो रेट है उनको कम कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है वो सर्कुलेशन में होगा, अर्थात कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो बढ़ जाएगी, और इसका रिजल्ट ये होगा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऋण मिलेगा, और इस तरीके से वस्तुओं तथा सेवाओं की डिमांड भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड जिसको ठीक किया जा सकता है। और नो डाउट केवल बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को जो है वो कम किया जाएगा ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो वो बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड जो हो सके। तो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में बैंक रेट और रेपो रेट को कम किया जाएगा ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है इकॉनमी में और ज़्यादा जो है वो बढ़ सके, और इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट जो है उसको कम कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमर्शियल बैंकों के पास जो है वो धन रहे, ज़्यादा उनके पास फंड रहें, और इस तरीके से वो जो है वो और ज़्यादा जो फंड जो इकॉनमी में जो बढ़ सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो वो ऋण मिल सके। इसलिए इस स्थिति में रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट जो उसको कम किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंकों के पास जो है वो एक्स्ट्रा धन रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फंड जो है वो ऑर्गेनाइज हो सके और इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ सके। सिक्योरिटी और परचेज, इस स्थिति में जो है RBI जो वो सिक्योरिटी को परचेज करेगा, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी ये भी डेट एक्शन है, ये भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत इसमें जो RBI है सेंट्रल बैंक है सिक्योरिटी को खरीदना आरम्भ कर देता है, और इसके कारण जो है वो लिक्विडिटी जो है वो इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा कैश की जो बढ़ेगी, और इस तरीके से जो है वो और ज़्यादा जो है वो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इकॉनमी में होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सर्कुलेशन में होगा और अधिक वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड जो है बढ़ेगी। कैश रिजर्व रेशो जो होती है उसको जो है वो कम कर दिया जाता है। कम से कम कमर्शियल बैंकों को RBI के पास अपने टोटल डिपॉजिट का परसेंटेज रखना पड़ता है, और इस प्रकार वो ज़्यादा जो है वो लोगों को धन दे पाते हैं, यानी इसके कारण जो है वो इंक्रीज सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी और वस्तुओं सेवाओं की डिमांड भी बढ़ने के कारण जो है वो इकॉनमी में और इन्वेस्टमेंट और जो है वो बढ़ती है, और एग्रीगेट इन डिफ्लेशनरी स्थिति जो उसको ठीक किया जा सकता है। SLR को भी कम कर दिया जाएगा, और इस तरीके से जब SLR कम होगी तो इस तरीके से जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो कमर्शियल बैंकों की बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन में कैश बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो उसको कम कर दिया जाएगा, अधिक से अधिक जो है वो लोगों को जो है वो ऋण उपलब्ध होंगे, और इसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। इस तरीके से कमर्शियल बैंकों
के ऊपर आरबीआई इस तरीके का प्रेशर डालता है ताकि लिबरल तरीके से आसानी से जो है वो लोगों को ऋण मिल सकें, यानी कमर्शियल बैंक टू बी लिबरल इन लैंडिंग, उधार के रूप में कम ब्याज दर के ऊपर जो है ऋण उपलब्ध कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैश और सर्कुलेशन में हो और डिमांड बढ़े और डिफ्लेशन स्थिति या फिर डेफिशिएंट डिमांड को ठीक किया जा सके। और इस स्थिति में राशनिंग और क्रेडिट जो है उसको भी जो है इस तरीके से बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को ऋण जो उपलब्ध हो सके। यानी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति होगी तो इस स्थिति में आरबीआई जो है वो चीप मनी पॉलिसी जो है वो उसको लागू करेगा। चीप मनी पॉलिसी आसानी से लोगों को जो है वो ऋण मिल सकें और इस तरीके से स्थिति से जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति से जो है वो निपटा जा सकता है। इंक्रीज, इसमें लिखा है 10 आरबीआई मेक्स एवरी एफर्ट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड डिक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट जो बढ़ सके, कॉस्ट जो है वो क्रेडिट की कम हो सके, ईजिली जो लोगों को जो है ऋण उपलब्ध हो सकें और जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ सके। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इस तरीके से जो वो डेफिशिएंट डिमांड जो है या डिफ्लेशनरी गैप जो है उसको ठीक किया जा सकता है। या इस स्थिति में हम शॉर्ट में कहें तो आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाकर जो है वो डेफिशिएंट डिमांड को जो वो ठीक करता है। यानी डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में चीप मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है और एक्सेस डिमांड की स्थिति में डियर मॉनेटरी पॉलिसी लागू करके जो है वो एक्सेस डिमांड को ठीक किया जा सकता है। तो ये आपने देखना है कि एक्सेस डिमांड की स्थिति में कैसे मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है और डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में कैसे मॉनेटरी पॉलिसी वो यूज होती है। तो आपके ये 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे बन जाते हैं, ध्यान रखना। ओके।